हाय गाइस, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो है पेपर एनालिसिस, जिसने मुझे अपनी नीट जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। क्योंकि मुझे पता है कि मैं 300 मार्क्स के आसपास मेरे फुल मार्क्स का जब मैं टेस्ट देता था तो 300 के आसपास आते थे। तो मैंने सोचा कि यार आखिर मैं हर बार क्या करता था कि पेपर अच्छा गया तो वेल एंड गुड, कोई बात नहीं है, पेपर रखो साइड में और कुछ अच्छा खा पी के अगले दिन से ट्राई करो पढ़ने का। या फिर पेपर खराब गया तो फेंक दो यार कि क्या ही आज का टेस्ट बहुत बेकार गया है, छोड़ो यार, आज तो मूड ही खराब है, आज नहीं कुछ करना, अब देखेंगे कल से। तो ये नहीं, यही करता था मैं गलतियां, और ये बिल्कुल नहीं करनी है। तो आज मैं उसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, पेपर एनालिसिस की, जिसने मुझे 300 मार्क्स के अराउंड मेरे आए थे फुल मेजर टेस्ट में। और वो धीरे धीरे करके 7 से 8 टेस्ट देने के बाद मेरे 600 के आसपास आने लगे, इवन 600 प्लस भी आने लगे थे। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा इसमें पेपर एनालिसिस पे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, राइट? तो अगर इंपॉर्टेंट क्यों है ये, सबसे पहले ये इसका आंसर तो आपको यहाँ से दिख जाएगा कि ये देखो आप, ये मेरे टेस्ट हैं, एलएन टेस्ट मैंने मेजर टेस्ट सीरीज लिया था। उसमें देखोगे आप तो कि ये मेजर टेस्ट में मेरे 326 मार्क्स थे फर्स्ट टेस्ट में। और आप देखते जाओ, ये दूसरा मेजर है जिसमें कि 348 मार्क्स आए। फिर मैंने यूनिट टेस्ट मैं नहीं देता था एलएन का, तो क्योंकि मैंने कहीं और प्लेटफॉर्म ले रखा था, मैं वहाँ पे पार्ट वाइज टेस्ट देता था। और दूसरा बात करूँ पार्ट वाइज का, फिर मैंने एक पार्ट वाइज टेस्ट दिया कि चलो देखते हैं कि यार इसमें क्या है। तो इसमें मुझे 528 है, बट सिलेबस टेस्ट में आप अगर देखोगे तो फिर मुझे 487 मार्क्स आए, फिर 511 मार्क्स आए, फिर 506 आए, 591 आए, 595 आए। आखिर ऐसा क्या था? पढ़ाई तो मैंने उतनी करी थी। ऐसा तो नहीं है कि पूरे साल में मतलब कुछ नहीं पढ़ा और लास्ट एक महीने में इतना पढ़ लिया कि इतना सारा मार्क्स बूस्ट कर जाएगा 300 से अराउंड 600 के आसपास। ये बस एक ही चीज थी कि पेपर एनालिसिस। तो मुझे पता था कि आखिर मैं इतना जो मेहनत कर रहा हूँ, कहना कि मैंने किया जो है मेहनत, वो कहना कि मेरे दिमाग में है। बट कुछ गलतियां हैं, कुछ गलतियों में अभी हम बात करेंगे उस पर, जैसे कि सिली मिस्टेक्स होते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ चीज़ें फॉलो करनी है। वो आखिर क्या मिस हो रही थी जो इस पेपर एनालिसिस के थ्रू मैंने उसे अवॉइड करी, उसको कुछ चीज़ें पॉइंट ऐड करी अपने जर्नी में, ताकि मेरे मार्क्स बूस्ट हुए। और आज उसी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। इतनी सारी 5-6 टॉपिक मैंने लिए जो इंपॉर्टेंट है, जो कि ज़्यादातर मायने रखती हैं। तो उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि वाई इज इट इम्पॉर्टेंट। तो इसकी तो मैंने आपसे बात की क्या क्यों इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसने प्रैक्टिकली मेरे मार्क्स बढ़ाए। और आप देखोगे कुछ लोगों को लगता है कि इट इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब मैं पेपर दे के आता था, 3 घंटे का पेपर होता था, 2 से 5, 5:30, तो मैं क्या करता था, 6 बजे से लेके रात के डिनर तक, 9, 9:30 बजे तक मैं पेपर को फिर से रीचेक करता था, गो थ्रू करता था एक एक क्वेश्चंस को। 3 घंटे, 3.5 घंटे में लगाता था। तो क्या ये वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है कि भाई 3-3.5 घंटे क्यों उसमें दिमाग लगाना जो ऑलरेडी हमने सॉल्व किया हुआ है टेस्ट में? क्यों दिमाग लगा रहे हैं? इससे अच्छा है कि हम पढ़ लें। नहीं मेरे दोस्त, यहीं पे हमसे गलतियां होती है, क्योंकि हम टेस्ट इसीलिए दे रहे हैं। क्यों नहीं हम डायरेक्ट नीट का एग्जाम डायरेक्ट जाके दे दें? नहीं दे रहे ना। हम क्यों टेस्ट दे रहे हैं? क्योंकि हम अपनी गलतियों को देखें, कोई सिले मिस्टेक्स हो रहे हैं उस पर वर्क करें, चीज़ों को अच्छे से क्लियरिफाई करें कि यार ये चीज़ें एनसीईआरटी से है, ये चीज़ें एनसीईआरटी से बाहर है, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो इस ट्रिक से सॉल्व होती है, कुछ चीज़ें हैं कि अगर तुम्हारे पास तभी कम टाइम है उसके अकॉर्डिंग तुम उसको लेके चल सकते हो। तो ये बातें हमें पेपर एनालिसिस के थ्रू ही पता चलती हैं। तो हम बात करेंगे, तो इसीलिए ये वेस्टेज ऑफ टाइम बिल्कुल नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम है। तो पेपर एनालिसिस करें, क्योंकि अब आपके 40 दिन बचे हैं। पेपर एनालिसिस हमें क्या बता रहा है? पेपर एनालिसिस ये बता रहे हैं कि यार एक चैप्टर था, हमने पढ़ाई करी थी, जैसे कि रे ऑप्टिक्स है, हमने पढ़ाई करी, मिरर पढ़ाई करी, लेंस तैयार कर लिया अच्छे से, सब कुछ, लास्ट के इंस्ट्रूमेंट में हम फंस गए। तो जब आप पेपर दोगे, आपके क्वेश्चंस गलत होंगे, और क्वेश्चंस गलत होंगे तो आप देखोगे अरे यार मेरे से बार बार यहाँ का इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो आखिर मुझे तो एक मेरी वीकनेस मिल गई, तो मैं क्यों पूरे रे ऑप्टिक्स में अपने 5 घंटे एक दिन का दूंगा? उसकी जगह मैं कुछ और टॉपिक, जो मेरे टॉपिक वीक है उस पर वर्क कर लूंगा। एक दिन में मैं 5 वीक टॉपिक पे वर्क कर सकता हूँ, रेदर देन कि मेरे अच्छे टॉपिक पहले से बने हुए हैं उस पर टाइम लगा के। क्यों लगाना? यही तो है 40 दिन, लास्ट के 40 दिन का यही तो खेल होता है। क्यों लोग जो है, कोई बिना थोड़ा कम मेहनत करके भी अच्छे मार्क्स ला लेता है, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है लेकिन लास्ट में कुछ चीज़ें थोड़ी सी गलती करके फंस जाता है। तो यही चीज़ें, छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखनी है। तो हम बात करेंगे पहले सिली मिस्टेक्स में। तो सिली मिस्टेक्स में देखो कि 2 तरह की सिली मिस्टेक होती है। एक तो हमें आता है,
लाइक कि आने वाले में देखो 2-3 तरह के हैं। एक आपने सर्कल गलत कर दिया, 2 के जगह 2 में फिल करना था, आपने 4 में फिल कर दिया, पहला गलती है। दूसरा ब्लंडर जो हम लोग करते हैं वो है कि 1 2 3 4 था और जल्दी जल्दी में 2 की जगह 3 टिक कर दिया हमने, और बाद में वो ऑटोमेटिकली सर्कल में भी गलत होगा। और तीसरा क्या करते हैं हम गलत, कि नॉट इनकरेक्ट को हम लोग इनकरेक्ट पढ़ लेते हैं, नॉट करेक्ट को करेक्ट पढ़ लेते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान देना है। तो जब आप पेपर एनालिसिस करोगे, एक गो थ्रू जाओगे क्वेश्चंस के, अच्छा ये हुआ, तो ये चीज़ें आप जब पेपर दोगे ना, तो जैसे ही आएगी नॉट इनकरेक्ट, तो आप उसे अंडरलाइन करोगे फटाक से, अरे यार ये तो स्टेटमेंट है जो मैंने पिछली बार गलती है, इस बार ध्यान रहेगा। तो पेपर एनालिसिस यही तो चीज़ें हैं कि हमारी जो भी गलतियां हुई है वो आगे ना हो, वो हमें बताते हैं। तो ये सिली मिस्टेक्स जो है ये ब्लंडर होते हैं जो आने के बाद आपके गलत हो, क्योंकि आपके मार्क्स हैं, 100% मार्क्स हैं, जो कि आपको 4 की जगह -1 देते हैं और डायरेक्ट आपसे 5 मार्क्स छीन लेते हैं। और इन 5 मार्क्स की वजह से ना दोस्त, आपको पता चलेगा कितने रैंक का डिफरेंस होता है। इन 5 मार्क्स की वजह से किसी का एम्स दिल्ली छूट जाता है, किसी का अपना ड्रीम कॉलेज छूट जाता है। ये आप जानते ही होगे, अगर आप ड्रॉपर हो या फिर ऐसे आप दोस्तों से मिले होगे या किन्हीं से भी पूछोगे, तो वो आपको बताएंगे कि एक एक मार्क्स पे कितने रैंक डिफर करते हैं। तो ब्लंडर तो बिल्कुल नहीं करना है। लास्ट के 40 दिन आपके पास हैं, तो उसमें आपको सिंपल सा दिमाग में रखना है कि यार कुछ भी हो जाए, ये ब्लंडर बिल्कुल नहीं करना, कि जो आ रहा है ना वो तो गलत होना ही नहीं चाहिए। तो दूसरा आता है कि तुक्का मारना, जो हमें आ रहा होता है या नहीं आ रहा होता। तो मैं बताऊं आपको दोस्त, जनरली तुक्का मारने से आपके 1-2 पेपर अच्छे चले जाएंगे। तीसरा पेपर जो अगर आपका मान लो कि वो आपका नीट का पेपर हो और उसमें अगर वो तुक्का काम नहीं किया, तो इसीलिए डोंट बिलीव यू ऑन तुक्का। मैं यही कहूँगा, आप अगर श्योर हो कि नहीं भाई ये मतलब क्या कहते हैं, मेरा सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा प्रीफर कर रहा है कि देखो 1 2 3 4 ऑप्शन होते हैं, 2 तो ऐसे तो आपका कट जाता है, तुक्का लगता है 2 में। तो ये है कि आप बिल्कुल भी, अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार बहुत ज़्यादा कि नहीं मैं 2 ऑप्शन पे जा सकता हूँ क्योंकि ये बार बार मुझे स्ट्राइक करा मैं, तो ही आप जाने की कोशिश करें। ऐसे नहीं कि मुझे आ नहीं रहा, हाँ ठीक है हो सकता है 1 से 2, बिल्कुल भी ये नहीं करें कि हाँ यार 5 क्वेश्चन हैं, तुक्का मार देते हैं, कोई बात नहीं है, नहीं आ रहा है, इससे अच्छा है कि एक सही हो जाए। ये बिल्कुल नहीं करो, क्योंकि बाद में तुम्हें पछतावा होगा जब तुम अपने मार्क्स निगेटिव देखोगे ना, 20 मार्क्स निगेटिव हो गए। तो अगर ये 20 नेगेटिव नहीं होता ना, तो मेरे अभी 600 प्लस हो जाते, 580 पे नहीं अटकता, या फिर जितने भी हैं जो बाउंड्री पे अटक जाते हैं, क्योंकि मैं ये दुख झेल चुका हूँ, तो मैं जानता हूँ, मैंने देखा भी, अपने दोस्तों को भी देखा है कि वो बहुत, तो ये है सिली मिस्टेक। तो इस पर आपको वर्क करना है बिल्कुल स्ट्रिक्टली, खुद से एकदम स्ट्रिक्ट हो जाओ कि नहीं यार ये जो गलतियां हुई ना दोबारा तो हो ही नहीं सकती है, करनी ही नहीं। दूसरा है कि रैंक एंड मार्क्स बूस्ट, जब आप पेपर एनालिसिस करते हो उसी पे मैं बात करूंगा। जैसे कि आपने पेपर दिया, 3 पार्ट में पेपर है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। तो अब बात करते हैं बायोलॉजी पे। बायोलॉजी पे 2 तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके इंस्टीट्यूट में, अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो वो है एक एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन और एक आउट ऑफ एनसीईआरटी। तो सबसे पहले एनसीईआरटी वाले को पकड़ लेना आराम से, प्यार से। एनसीईआरटी है, मैंने मेहनत भी करी थी पूरे साल एनसीईआरटी पे, आखिर ये गलत कैसे हो गया, तो इसको तो नेक्स्ट टाइम गलत होना ही नहीं चाहिए, ये एक ब्लंडर कैटेगरी में डाल दो कि ये जो है ना दोबारा गलत नहीं होना चाहिए, एकदम याद होना चाहिए मुझे, चाहे वो कॉन्सेप्ट के थ्रू हो चाहे कैसे भी हो। एनसीईआरटी की चीजें कभी गलत नहीं हो, ये दिमाग में रखना है। चाहे वो क्वेश्चन आ जाए, एक बार गलत हो गया दोबारा नहीं होना चाहिए। दूसरा आउट ऑफ एनसीईआरटी, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, मैं जो करता था, मेरे पास बायोलॉजी के एनसीईआरटी थे, मैंने कोई नोट्स नहीं बनाया था अलग से बायोलॉजी के लिए। मैं क्या करता था, एनसीईआरटी जैसे ही मेरे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन गलत हो, मैं उस लाइन को हाईलाइट कर देता था, क्योंकि एनसीईआरटी में सारे लाइन इंपॉर्टेंट हैं, अब तो वर्ड्स भी इंपॉर्टेंट है, तो मैं ज्यादा हाईलाइट नहीं करता था, एनसीईआरटी को क्लीन रखता था, क्योंकि मुझे पता है कि पढ़ना तो हर चीज है। तो जब मैं एग्जाम में गलत करता था, मॉक टेस्ट में गलत करता था, मैं क्या करता था, सीधी सी बात है स्टार लगा देता। तो इससे क्या मुझे याद रहता, अच्छा मैंने टेस्ट में इसे गलत किया था, तो ये पॉइंट याद रखना। और जो आउट ऑफ एनसीईआरटी है ना, मैं उसे एक स्टेटमेंट बनाता था, जहां पे मुझे खाली दिख गया, लगा कि नहीं ये क्वेश्चन सच में बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करने लगोगे आपको डिफरेंस पता चलने लगेगा कि कौन से क्वेश्चंस मेरे काम के हैं, कौन से क्वेश्चंस आने के जो मेरे कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, या फिर कोई क्वेश्चंस जो कि हमें मदद करेंगे आगे क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में। वो चीजें हैं, वो आप स्टेटमेंट बेस्ड लिख लो कि हाँ ये लाइन ये मुझे कुछ कह रही है, उसका आंसर ये रहा। ये हो गया, ये बायोलॉजी कंप्लीट है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री पे भी देखो, एनसीईआरटी हो या नॉन एनसीईआरटी हो, कोई भी इंस्टीट्यूट अगर आपको सिर्फ एनसीईआरटी पर आ रही है, तो आपको भी पता होगा कि टीचर पढ़ाते हैं एनसीईआरटी से बाहर, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट डेवलप तभी होगा जब आप थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर जाओगे, तभी वो चीज़ें समझ पाओगे कि कैसे क्या रिएक्शन हो रहा है क्या चीज़। क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी अभी पढ़ने बैठ जाओ,
आपको पता चल जाएगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप ऑर्गेनिक लेके बैठो, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है, नहीं कुछ करा है, तो आपको लगे भाई क्या हो रहा है, कुछ रिएक्शंस यहाँ हैं 11th में, कुछ 12th में, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ एक पार्ट यहाँ दे रखा है, कुछ एक पार्ट वहाँ दे रखा है। तो ये कैसे सही होगा? ये उससे पहले आपको जो है थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर जाना पड़ेगा, थोड़े से नोट्स एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे। तो आपको मैं बता देता हूँ कि अगर इनऑर्गेनिक में 3 पार्ट में हो गया, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक में हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो एक्सेप्शंस, जो एनसीईआरटी बेस्ड एक्सेप्शंस है उसको तो आप लिख लो। आता है नहीं आता, क्योंकि वही गलत होते हैं। तो जैसे ही गलत हो रहे हैं उसको आप क्या कहते हैं, एनसीईआरटी में जहां आपके नोट्स हैं, अगर आपके पास नोट्स हैं वेल एंड गुड, क्या कहते हैं उसके लास्ट पेज पे वो लिख दो कि हाँ ये पॉइंट बना कि ये एक्सेप्शन था, ये एक्सेप्शन था। ठीक है, इनऑर्गेनिक में वो हो गया। और इनऑर्गेनिक में तो इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन ऐसा होता है कि या तो वो आ रहे होते या तो नहीं आ रहे होते, इसमें नहीं होता। लेकिन ऑर्गेनिक में देखो क्या होता है कि रिएक्शन चेन चलती है। अगर 3-4 रिएक्शन हो गई तो आपको पता चलेगा कि हमें तो 2 रिएक्शन तक का प्रोडक्ट आ रहा था, तीसरे का नहीं आया, अब हम यहाँ फंस गए। तो मैं इसका एक ट्रिक बताऊंगा आपको। सबसे पहली बात, अब मैंने क्या किया था, सबसे इजी इसको हैंडल करने का ऑर्गेनिक का, मैंने 4-5 पेज का एक नेम्ड रिएक्शन बनाया, ठीक है, और एक 2-3 पेज में रिएजेंट का बनाया। और मैं क्या करता था, इसको पढ़ लेता था। 15 से 20 मिनट, आधे घंटे दे दो कि हाँ मैंने क्या कहते हैं नेम्ड रिएक्शन याद कर लेने। इससे क्या होगा कि जब आप ज़्यादातर क्वेश्चंस नेम्ड रिएक्शन ही आएंगे, वो चेन आगे बढ़ता जाएगा नेम्ड रिएक्शन का, और वैसे ही आएंगे। तो नेम्ड रिएक्शन उससे याद हो गया। रिएजेंट इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक में, क्योंकि ये चीज़ें हैं जो बेस है। नेम्ड रिएक्शन और रिएजेंट अगर आपको याद है अच्छे से, तो आपका 50 से 60% चीज़ तो ऐसे ही खत्म है कुछ। और उसके बाद जो बचेंगे वो आपको ऐसा क्या कहते हैं, थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ के, फिर जैसे कि नोमेनक्लेचर होता है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह याद करने होते हैं, तो वो चीज़ें हैं कि वो तो आप नोट से पढ़ोगे, चीज़ों से पढ़ोगे। अब आते हैं फिजिकल की बात करें। फिजिकल में मैं देखता था कि जो क्वेश्चन गलत हो गया, जैसे कुछ क्वेश्चन गलत हुए, वो फॉर्मूला मुझे याद नहीं आते थे। अगर मान लो कि वो फॉर्मूला वाला है क्वेश्चन, तो मैं फटाक से वो जाऊंगा, उस चैप्टर का फॉर्मूला जो भी है उस टॉपिक का वो पढ़ूंगा पूरा कि हाँ ये है। अगर कुछ क्वेश्चन है कि नहीं कॉन्सेप्ट वाइज है, कि भाई मेरा कॉन्सेप्ट हिला हुआ था, इसमें नहीं समझ में आया कि मुझे क्या करना था, मैं बैठूंगा और उस टॉपिक के 10 क्वेश्चन और लगा लूंगा। हाँ ये मेरे गलत हो गए, ये फटाक से 10 क्वेश्चन लगा लिए, आधे घंटे में मेरा हो गया उस टॉपिक से, और आगे पीछे के भी लगा लिए, ताकि वो क्वेश्चन, वो कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए। और ये है। और फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में क्या है कि आपको क्वेश्चन, पहले फिजिक्स अगर गलत हो रहा है आपका क्वेश्चन, अगर बार बार आपके मार्क्स नहीं आ रहे, 100 के आसपास अटक रहे हैं या कुछ भी है, तो उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो तो देखो कि क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है। फिजिक्स की एक अच्छी बात बताता हूँ, क्योंकि मैं भी फिजिक्स में थोड़ा वीक रहा था, तो मुझे पता है कि मेरे फ्रेंड ने, जिसके बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, उसने यही एक सजेस्ट किया था कि क्वेश्चंस को पढ़ो और देखो कि वो डिमांड क्या कर रहा है। क्योंकि फिजिक्स ऐसा चीज़ है ना कि क्वेश्चंस में उसके आंसर होते हैं, आपको फॉर्मूला याद है, थोड़ा कॉन्सेप्ट याद है, तो आप जैसे क्वेश्चंस पढ़ोगे उसको तोड़ तोड़ के पढ़ोगे, हाँ यार ये तो ये मांग रहा है, ये चीज़ें हैं, फटाक से लगाया हमने, उसके डिमांड ढूंढो। ठीक है, कुछ चीज़ें कभी कभी आपको सर ने बताया होगी शॉर्ट ट्रिक्स, कि हाँ अगर आपको मतलब लॉन्ग फॉर्म समझ में आ गया, शॉर्ट ट्रिक्स है। शॉर्ट ट्रिक्स अगर आपको लॉन्ग फॉर्म याद है तभी शॉर्ट ट्रिक्स पे जाना। ऐसा नहीं कि हम ट्रिक्स याद करके बैठ गए, हमें कॉन्सेप्ट पता नहीं, पता चला वहाँ ट्रिक्स भी भूल गए, तो ये नहीं करना है। डिफरेंट पाथ पे एक एक क्वेश्चन होता है, जब आप वहाँ पे पेपर दे रहे हो तो आपने एक पाथ एक तरीके से सॉल्व किया, फिर आप रूम पे आ रहे हो तो अरे यार याद ही नहीं यार, आपको लगा आपने दूसरे तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो ये है कि आप डिफरेंट तरीके से जब ये सॉल्व करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार इससे भी हम कर सकते थे, इसके थ्रू भी कर सकते थे। तो ये है, इससे आपको पेपर एनालिसिस के टाइम पे ये मदद होगी। फिर बेसिक्स जैसे कि अगर आपको बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उससे पता चल जाएंगे कि अच्छा ये पता चल जाएगा, जैसे कि 45 क्वेश्चन हैं, 50 क्वेश्चन हैं, उसमें पता चल जाएगा कि ये बेसिक्स क्वेश्चन है, हाँ इसमें क्या कि डायरेक्ट फॉर्मूला लग गया। और जो क्वेश्चन गलत हुए उसके टॉपिक पता चलेंगे आपको। अब जैसे कि मैं बताऊं करंट इलेक्ट्रिसिटी, अगर एक एग्जांपल लूं, मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैं लास्ट में फंसता था, पोटेंशियोमीटर, वो मैं ज़्यादातर बैटरी वाले कॉन्सेप्ट में फंसता था, मैं फॉर्मूला भूल जाता या कभी कुछ भूल जाता। तो मैंने क्या किया कि एक टाइम पे जब मेरे क्वेश्चन उससे गलत होने लगे ना, मैं बस मुझे पता चलेगा कि ये मेरा टॉपिक वीक रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैं बैठ के मैंने उसके क्वेश्चंस लगा दिए, 10-15 क्वेश्चंस लगा दिए। और 10-15-20 क्वेश्चन जब आप गलती होने के बाद लगाओगे ना, तो उसके दिमाग में तुरंत बैठेगा कि हाँ यार ये तो अब नहीं भूलूंगा। क्योंकि अब क्या कहते हैं, एक तो तुरंत टेस्ट भी हो रहे हैं, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो है। फिर आता हूँ क्वेश्चंस नोट्स। अगर आप अभी तो टाइम नहीं है, मैं नहीं कहूँगा कि बैठ के आप क्वेश्चंस नोट्स बनाओ, ये फिर कुछ भी, ये आप लिख के रख सकते हो कि हाँ मतलब ये क्वेश्चंस थे, इसका ये आंसर था, फटाक से। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है फिजिक्स में, सबसे इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला चार्ट्स बना के रखो।
क्योंकि अब आप 30 चैप्टर्स नहीं रिवाइज कर सकते। फुल टेस्ट देने जाओगे आप, या तो 10 चैप्टर 15 चैप्टर पढ़ के जाओ मैक्सिमम। 100 चैप्टर हैं टोटल, फिजिक्स में 30 चैप्टर है। तो आपको क्या करना है कि या तो कोई हैंडबुक रख लो आप, या फिर पेज लो। सिंपल सी बात है, खुद से बनाए हुए जो है 1 से 2 पेज में एक चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करो। उसके डायरेक्ट फॉर्मूला हमने लिख लिया, जो भी फॉर्मूलाज हैं, कुछ कॉन्सेप्ट थे वो लिख लिए, ताकि जिस दिन पेपर हो, जैसे मेरा संडे को पेपर है, मान लो मैं 2 से 5 पेपर देने जाऊंगा। सुबह मैं उठा 5 बजे, 5 बजे से लेके मैं लंच तक मैंने क्या किया, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड, या फिर कोई हैंडबुक हो गया, फिर मेरे, या फिर क्या कहते हैं, नेम्ड रिएक्शन वाले पेज मैंने देख लिए, रिएजेंट वाले पेज देख लिए, एनसीईआरटी पढ़ ली। तो ये हम कर सकते हैं। लास्ट दिन जिस दिन भी पेपर हुआ आपका, उस दिन आप चैप्टर न्यू पढ़ने का सोचो ही मत। सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखो कि नहीं, मुझे तो बस क्या कहते हैं कि ये रखना है दिमाग में कि 2 से 5 जो है मेरा अगर पेपर है, तो मैं सुबह से उठ के 1 बजे तक सिर्फ रिवीजन, एज ए रिवीजन डे बनाऊंगा, या फिर क्या कहते हैं कुछ फॉर्मूलाज वगैरह वो ध्यान में रखूंगा। तो इससे क्या होगा कि आपके जो है रैंक मार्क्स बूस्ट होने, क्योंकि मैंने यही किया था। अब बताता हूँ, कॉन्फिडेंस और स्ट्रेस, यही बात है। जब आपके मार्क्स आने लगेंगे, धीरे धीरे बूस्ट होने लगेंगे, तो आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में आएगा कि हम कॉन्फिडेंस, देखो आप मेहनत पूरा करते हो, कोई 2 साल से कर रहा है, कोई 3 साल से कर रहा है, कोई 1 साल से कर रहा है, सबने मेहनत करी है। बट कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस जब तक नहीं रहता है ना, तो वो चीज़ें उस लेवल तक नहीं पहुंच पाती। तो ये जब मार्क्स आपके धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे ना, एज अ पॉजिटिव वे में लो। अगर आपके 20 मार्क्स ही ग्रो कर रहे हैं ना, तो एटलीस्ट उसको दिमाग में रखो कि यार ये पिछली बार से ज़्यादा है, और ध्यान रहे कि वो 20 कम नहीं होना चाहिए, राइट। अगर मेरे 400 मार्क्स आ रहे हैं, अब मैंने दिए, मुझे 420 है, तो ध्यान रहे कि वो 420 से 400 जो है ना 10 नहीं होना चाहिए, या तो वो बढ़े या फिर वो वहीं पे रहे, ठीक है, उसके बाद वो बढ़ेगा आगे। तो ये दिमाग में रहना चाहिए। और टाइम मैनेजमेंट, जब आप पेपर सॉल्व करते हो और जब वो रूम पे आके पेपर एनालिसिस करते हो कि यार ये क्वेश्चन पे मैं अटक गया था, आखिर क्या रीजन रही होगी इसकी, या फिर मैं कॉन्सेप्ट भूल गया, या फिर मैं कॉन्सेप्ट फॉर्मूला गलत लगा रहा था। तो जब ये चीज़ें आप दोहराओगे कि अच्छा यार ये हो रहा है, ये चीज़ें गलत करी थी मैंने, ये कॉन्सेप्ट मेरा, ये जो मैंने इतना दूर किया, इतना कुछ सॉल्व किया, ये नहीं करना था, ये बेकार था। तो वो चीज़ें धीरे धीरे आपको एज टाइम बचाने में मदद करेगी, और इससे ही आपका जो है टाइम मैनेज होगा। और बात करें टॉपर्स स्ट्रैटेजी की, तो वो देखो, वो सिंपल सी बात है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लास्ट के जब दिन बचते हैं ना, वो एक दिन में 2-2 3-3 पेपर लगाते हैं। आप सोचिए कि उन्हें भी तो रिवीजन करना होगा, लेकिन उनका क्या कहना है कि मैं रिवीजन एज अ क्वेश्चन करना ही मैं अपने आप का रिवीजन मानता हूँ। मैं जितना ज़्यादा क्वेश्चंस करूँगा, मैं, क्योंकि आप थ्योरी पढ़ते जाओ। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, 2 लड़के हैं, एक ए है जो सिर्फ थ्योरी पढ़ता है, बहुत अच्छे से आता है उसे चैप्टर, और वो क्वेश्चंस नहीं लगा। ए बी लड़का है जिसने कि एक बार पढ़ लिया और उसके बाद उसने बहुत अच्छे से क्वेश्चन लगाया। आप खुद बताओ कि किसका सबसे ज़्यादा टॉपिक स्ट्रांग होगा, क्वेश्चन लगाने वाला का या जिसने पढ़ रखा है। मैं बताता हूँ, पढ़ने वाला याद तो रहेगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन जब क्वेश्चंस घूम के आएगा ना, वो चीज़ें फिर लगे कि अरे यार ये क्या हो गया। आपने भी देखा होगा कि जब आप क्लास में पढ़ रहे होते हो तभी तो आपके क्वेश्चंस बन रहे होते हैं, जब वो चीज़ें स्किप हो जाती है, जब आपने रूम पे आके प्रैक्टिस नहीं करी, वो जब चीज़ें स्किप होने लगती है 1-2 दिन के बाद या 1 हफ्ते बाद, तो वो याद ही नहीं आता, लगता है कि अरे यार पढ़ा हुआ तो था, अभी मुझे फॉर्मूला तो आ रहा है, लेकिन अप्लाई कैसे करो वही नहीं आ रहा। तो वो कब होगा, जब आप क्वेश्चंस लगाओगे। और अभी 40 दिन भरपेट क्वेश्चंस लगाओ। और मैं आपको अगले कुछ वीडियो में मैं टाइम टेबल कैसे था मेरा, कब मैं 2 पेपर डेली सॉल्व भी कर लेता था, रिवीजन भी कर लेता था, उस पर वीडियो आने वाली है। और माय सीक्रेट्स तो यही थी यार, कि मैंने जो है सिंपल सा दिमाग में रख लिया था कि मैं अगर 3 घंटे पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं 3 से ज़्यादा घंटे ही फिर से पेपर एनालिसिस में डालूंगा, क्योंकि मैंने पढ़ लिया यार। कितना पढ़ेंगे आप पूरे साल पढ़ रहे हो और फिर से पढ़ोगे कि यार पेपर देके आए, मार्क्स अच्छा नहीं है। आखिर मैं जब तक गलतियां नहीं ढूंढूंगा, मैं समझूंगा नहीं कि आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है, इतना ब्लंडर हो क्यों रहा है, तो वो तो पता ही नहीं चलेगा, फिर हम देते रहेंगे पेपर। तो यही है पेपर एनालिसिस, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल भी आपके लिए टाइम टेबल लेके आ रहा हूँ, और क्या कहते हैं लास्ट 30 दिन में किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, क्या किया था मैंने, उस पर वीडियो आएगी। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, और लगे रहो और टेस्ट जम के दो।